नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM में। मैं हूं आपके साथ विशाल। आज हम बात करेंगे पशुपति पारस को लेकर के। केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, पूर्व में एनडीए में थे, लेकिन एनडीए से उनको ऐसे बाहर निकाला गया है जैसे चाय से मक्खी को बाहर निकाला जाता है। अब सवाल है पशुपति पारस क्या करेंगे। राजद से बातचीत की लो करके लगातार सवाल उठ रहा था कि राजद से बातचीत करेंगे, वो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने वाले हैं, लेकिन अभी तक ऐसा होता हुआ कुछ नज़र नहीं आ रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा हैं। अब क्या होगा पशुपति पारस का, क्या करने वाले हैं पशुपति पारस? नहीं, आपने तो कहावत बदल दी विशाल। आपने कहा कि चाय की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया, तो ठीक है, चाय की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया। लोग कह रहे दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया, लेकिन गच्चा तो दिया भारतीय जनता पार्टी ने, झटका तो दिया भारतीय जनता पार्टी ने। और देखिए, हमारी अपनी समझ भी ये कहने की इजाज़त नहीं दे रही थी कि पशुपति पारस को एक भी सीट बीजेपी नहीं देगी, इतना बड़ा झटका देगी जी। लेकिन इतना बड़ा झटका दे दिया भारतीय जनता पार्टी ने पशुपति पारस को। और कल पशुपति पारस ने ये बता दिया कि हमारा मोह भंग हो गया है भारतीय जनता पार्टी से, हमारा मोह भंग हो गया है नरेंद्र मोदी से। अपने नाम के आगे जो मोदी का परिवार लिखा था उन्होंने, उसको उन्होंने हटा लिया है। अब सवाल यह है कि दिक्कत कहाँ आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है, उन्होंने एनडीए छोड़ा नहीं है। या एनडीए छोड़ने का अगर वो आधिकारिक तौर पर ऐलान भी कर देंगे तो उसका कोई मतलब है नहीं। बीजेपी ने ही उनको एनडीए से बाहर का रास्ता दिखा दिया। आप सीट शेयरिंग के ऐलान से पहले अगर सहयोगी दल थे एनडीए के, एनडीए की सरकार में मंत्री थे, और सीट शेयरिंग की जब बारी, और आपके 5 सांसद थे आपके पास, और जब सीट शेयरिंग की बारी आती है तो आपको एक भी सीट नहीं दी जाती है, तो इसका मतलब है कि जिस दिन सीट शेयरिंग का ऐलान हुआ उसी दिन, और आपका नाम, आपके नाम का जिक्र तक नहीं होता है, तो आपको एनडीए से बाहर का रास्ता उसी दिन दिखा दिया गया, आपको एनडीए से अलग कर दिया गया। तो जाहिर है, जब आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और आपकी स्थिति यह है कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, तो फिर ऐसे लोगों के लिए राजनीति में बार्गेनिंग पावर ऐसे लोगों की बहुत कम हो जाती है, जीरो के बराबर हो जाती है। तो पशुपति पारस की स्थिति अभी वही है, उनकी बार्गेनिंग पावर जो है वो बहुत कम है और उनके पास कोई विकल्प नहीं है। अपनी शर्तों पर वो किसी के साथ गठबंधन नहीं कर सकते। उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो अपनी शर्तों पर किसी के साथ गठबंधन करें या गठबंधन के लिए किसी के सामने शर्त रखें। अब जैसे ही ये खबर आई, उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया, तो चर्चा तेज हुई कि भाई लालू यादव के साथ फ़ोन पर बातचीत हो रही है, और शायद बात हुई भी, जो जानकारी हमारे पास निकल कर सामने आई। लेकिन कहा यह जा रहा है, या आरजेडी के कुछ नेताओं से भी हमारी बात होती है, आपकी भी बात होती है, आरजेडी में बहुत उत्साह नहीं है पशुपति पारस को लेकर। लालू यादव भी बहुत उत्साहित नहीं है। तो पशुपति पारस का मामला यहीं अटका हुआ है, लटका हुआ है, और पशुपति पारस की एंट्री इंडिया गठबंधन में भी मुश्किल लग रही है। आरजेडी के साथ, कांग्रेस के साथ गठबंधन पशुपति पारस का मुश्किल लग रहा है। विलय की शर्त रखी जा सकती है, पशुपति पारस की मजबूरी है, और राजनीति में मजबूरियों का भी फायदा उठाया जाता है, या दुनियादारी यही है, अक्सर मजबूरी का फायदा उठाया जाता है। तो 1 या 2 सीट के बदले उनके सामने विलय की शर्त रखी जा सकती है कि भाई आप अपनी पार्टी का विलय कर लीजिए और हम आपको 1-2 सीट दे देते हैं, आरजेडी के सिंबल पर आप चुनाव लड़िए, आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़िए, यही हो सकता है। पप्पू यादव ने कांग्रेस में विलय किया अपनी पार्टी का, पशुपति पारस अपनी पार्टी का आरजेडी में विलय करें, ये शर्त उनके सामने रखी जा सकती है। तो अगर ये शर्त रखी गई है, और क्या मामला यहीं अटक रहा है, यह भी सवाल है विशाल, क्योंकि यही एक बात समझ में आ रही है, यही एक बात निकल कर आ रही है। पशुपति पारस को 2 सीट या 3 सीट भी लालू यादव दे दे, ऐसा मुश्किल लग रहा है। तो या तो विलय करे पशुपति पारस, और नहीं तो अकेले चुनाव लड़े, अपनी पार्टी के टिकट पर, अपनी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े, सिलाई मशीन के सिंबल पर चुनाव लड़े। अकेले चुनाव लड़ेंगे तो हाजीपुर में भतीजे से उनका मुकाबला है, और क्या हश्र होगा फिर बताने की ज़रूरत नहीं है। हाजीपुर की लड़ाई उनके लिए कितनी मुश्किल है। भतीजे का नुकसान थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है भतीजे से ज़्यादा अपना नुकसान कहीं न कर लें। चुनाव लड़ने का फैसला लेकर, अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लेकर, अगर आरजेडी के टिकट पर या इंडिया गठबंधन से वो चुनाव लड़ते हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा सम्मानजनक स्कोर उनका आ जाए। तो एक ये मामला है। दूसरा मामला ये है कि भाई आपका गठबंधन, वही 2 ही विकल्प है, या तो आप विलय कर लीजिए, विलय की शर्त शायद रखी गई है जो मेरी जानकारी है, और विलय को लेकर अगर तैयार हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तैयार होते हैं तो उनको अकेले लड़ना पड़ेगा, क्योंकि गठबंधन के लिए लालू यादव मान नहीं रहे हैं। आरजेडी के बहुत नेता तैयार नहीं है, आरजेडी में सहमति नहीं बन पा रही है गठबंधन को लेकर।
तो पशुपति पारस अभी अनिर्णय की स्थिति में है। अभी उनके पास कोई विकल्प नहीं है और बहुत लाचार और मजबूर दिखाई देते हैं। राजनीति की निर्ममताओं के शिकार हो गए हैं। बहुत निर्मम तरीके से उनको किनारे लगाया गया है, निपटाया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। जी, जिस तरीके से पशुपति पारस लगातार कहते रहे हैं कई अपने बयानों में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब तक जिंदा रहेंगे नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे, लेकिन राज्यपाल बनने का अब कुछ चांस लग रहा है कि आपको है, जिस तरीके से उनका नहीं, प्यार रहा ऐसी है? कोई डील अब तो कुछ गुंजाइश है नहीं। अब तो उनको एनडीए से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। उन्होंने भी एक तरह से ऐलान ही कर दिया है भारतीय जनता पार्टी से। मोदी से उनका कोई लेना देना नहीं है। अपने नाम के आगे से उन्होंने मोदी का परिवार हटा लिया है। अपने ट्विटर प्रोफाइल से उन्होंने मोदी की तस्वीर हटा दी है। तो जाहिर तौर पर अब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से उनका कोई लेना देना नहीं रह गया है। जो उनकी बातचीत होनी है या जो कुछ भी होना है वो आरजेडी के साथ होना है, इंडिया गठबंधन में होना है। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि, और समय बहुत कम है विशाल। हालांकि हाजीपुर में पहले चरण में चुनाव नहीं है, आखिरी चरण में शायद चुनाव है। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन पशुपति पारस सबसे ज़्यादा मुश्किल में है इस वक्त। पप्पू यादव ने भी ठिकाना तलाश लिया, जो सबसे ज़्यादा मुश्किल में नज़र आ रहे थे। कांग्रेस के टिकट पर वो चुनाव लड़ेंगे तो उनको भी ठौर ठिकाना मिल गया है। मुकेश सहनी को भी देर सवेर मिल ही जाए। पशुपति पारस की बात बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। विलय करेंगे तब क्या बात बनेगी, यह भी सवाल है। और विलय की गुंजाइश और विलय की चर्चा बार बार हो रही है कि विलय की शर्त उनके सामने रखी जा रही है। खबर ये भी है अभिषेक, जिस तरीके से लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है कि उनके जो भतीजा हैं प्रिंस पासवान, वो भी उनका साथ छोड़ दिए हैं। एक दो और जो सांसद उनके साथ थे, आसपास इर्द गिर्द प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखते थे, वो भी उनको साथ छोड़ दिया, अकेले छोड़ दिए हैं। बिल्कुल, प्रिंस राज ने भी पशुपति पारस का साथ छोड़ दिया। ये बात तो साफ तौर पर नजर आ रही है। देखिए, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं पशुपति पारस, बहुत 2-4 लाइन बोलते हैं। वो कहते हैं मेरे साथ अन्याय हुआ, मैं केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देता हूं। और उसके बाद वो मीडिया के किसी सवाल का जवाब नहीं देते हैं। और आज तक उन्होंने मीडिया को फेस नहीं किया है। कोई मीडिया में बाइट नहीं दी है, उन्होंने बयान नहीं दिया है उस दिन के बाद से। तो प्रिंस राज उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे। पशुपति पारस जब दिल्ली से पटना आते हैं, अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करते हैं, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, उस मीटिंग में भी प्रिंस राज नहीं होते हैं उनके साथ। तो प्रिंस राज भी किनारे हो गए हैं। सूरजभान सिंह, चंदन सिंह सब किनारे हो गए हैं। और महबूब अली कैसर, वीणा देवी ने तो पाला कब का बदल ही लिया था। जी विशाल, तो कुल मिलाकर के देखिए, पशुपति पारस को लेकर के हम समझने की कोशिश कर रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे पशुपति पारस अब क्या करेंगे। पशुपति पारस के पास अब देखिए कोई चारा नहीं बचा है एनडीए गठबंधन में। खास करके जिस तरीके से लगातार वो कहते रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के साथ हम जिंदगी भर रहेंगे, लेकिन जिस तरीके से उनको एक सीट भी नहीं दिया गया है, खासतौर पर कहा जाए कि चाय में गिरी मक्खी की तरह निकाला गया है। अब इंडिया गठबंधन में ही उनको घर अपना तलाशना पड़ेगा, चाहे पार्टी का अपना विलय कर ले या फिर राजद के सिंबल से हाजीपुर से चुनाव लड़ ले। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।